एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी? एक बार मुझे कंफर्म करिएगा सभी ऑडियो वीडियो क्लियर है आप सभी के, फिर सेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं ये आपके यूपी कांस्टेबल की क्लास चल रही है और आपका लेक्चर नंबर 5 है ये। मतलब इसके पहले आपने 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और ये 5वां लेक्चर है। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चंस सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो 5वें लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं। ठीक है, आइए। सामान्य विज्ञान, पहला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसे कोशिकाओं की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ सेल। मतलब आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है, सुसाइडल बैग के रूप में जाना जाता है, आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए। अब सुसाइडल बैग की मतलब बात ये होती है ना, ये ऐसा होता है जैसे मान लो आपके शरीर में मान लो माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया तो ऊर्जा मिलेगी। मतलब आपके कोशिका को, मान लो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो तो क्या आपको ऊर्जा मिलेगी? तो आप कहोगे सर नहीं मिल पाएगी। तो वो सेल जीवित रह के करेगा क्या फिर? तो उस केस में होता क्या है कि ये जो सेल है उसका लाइसोसोम क्या करता है, अपने आप को फाड़ देता है। ठीक है, फाड़ देगा और क्या करेगा, सारे सेल को घुला के मार देता है। ठीक है, तो बेसिकली पहले तो ये समझिए कि कौन, लाइसोसोम। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। ठीक है, पहले चीज ये इसी में घुलाता है ये, और ये एसिडिक इन नेचर होता है, ये खतरनाक एसिड होता है ये, ऐसा जान लीजिए आप। ठीक है, अब बात आती है राइबोसोम की। राइबोसोम को हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक है, गोल्गी बॉडी इसे हम ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते हैं, या फिर इसको आप ट्रैफिक, क्योंकि देखो सीधे पेपर में आएगा यही सब आपके। ठीक है, या मदर ऑफ सेल के नाम से इसे जानते हैं। मदर ऑफ सेल के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक है, अब आइए। ठीक है, अब यहाँ पे एक शब्द आपके न्यूक्लियोलस है, लेकिन आप इससे जो पेपर में आता है उसको ध्यान देते हैं हम। एक न्यूक्लियस के बारे में पूछे जाता है। न्यूक्लियस क्या है? ये ब्रेन ऑफ सेल है। ये ब्रेन ऑफ सेल इसे माना जाता है। ठीक है, ब्रेन ऑफ सेल या फिर मैनेजर ऑफ सेल, जो पूरे कोशिका को मैनेज करके रखता है, उसी को ये माना जाता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, अच्छा, क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट इन टर्नर सिंड्रोम। अच्छा, टर्नर सिंड्रोम, आइए टर्नर सिंड्रोम क्या होता है देखिए। टोटल जो क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमंस में, ठीक है, हमारे ह्यूमंस में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो होती है टोटल 46। मतलब इसे हम कह सकते हैं 23 पेयर। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट समझिएगा जो मैं बताना चाहता हूँ। बहुत डिटेल में अगर जाते हैं तो बेसिकली इतना डिटेल में आपसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन जैसे मान लो आपको अगर हायर पेपर दे रहे हैं तो वहाँ पे जैसे थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस पूछ, जैसे मान लो अगर आप रेलवे देखोगे तो रेलवे में देखोगे क्वेश्चन बहुत ही निचोड़ के एनसीईआरटी का आपसे पूछ दिया जाता है। जैसे मान लो समझो, अगर इन 22 पेयर में अगर कोई समस्या होगी, ठीक है, तब इसे बोल दिया जाता है कौन सा, जेनेटिक डिजीज। अगर इस 23वें पेयर में होगी, 23rd पेयर में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो भी इसे कहा जाएगा सेक्स लिंक्ड डिजीज। कौन सा? सेक्स लिंक्ड डिजीज इसे बोला जाता है, समझे? 22वें पेयर में अगर दिक्कत होगी इनमें से किसी में तो जेनेटिक, 23वें पेयर में होगी तो सेक्स लिंक्ड डिजीज के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक है, अब जो टर्नर सिंड्रोम होता है वो आपका कौन सा है सर? 45 होता है। अब ये कैसे समझो, पेयर का मतलब क्या होता है? जैसे देखो यहाँ सभी जो है एक्स 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 ये चलता चला आएगा। ठीक है, लेकिन जो 23वां पेयर होता है ना, वो बेसिकली चाहे आपका
एक्स एक्स होगा चाहे एक्स वाई होगा। ये क्या होता है, ये होता है फीमेल और ये होती है मेल। ठीक है, ये जो 23वें पेयर में हमारे आता है। तो जो टर्नर सिंड्रोम में क्या था, 23rd पेयर में एक क्रोमोसोम कम हो जाता है। 23rd पेयर पे क्या होता है, 23rd पेयर पे एक क्रोमोसोम आपका क्या होता है, कम हो जा रहा है। देखो हट गया ना, तो ये 45 हो जाएगा, 46 से 45 हो जाएगा। यही आपको देखने को मिलेगा डाउन सिंड्रोम में, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक आपको समस्या समझ में आएगी, इसमें बढ़ जाता है। इसमें याद रखिएगा, डाउन सिंड्रोम में बढ़ जाता है, लेकिन किस पेयर में, ये याद रखना आपको ज़्यादा जरूरी है। डाउन सिंड्रोम में बढ़ेगा, लेकिन आपके कौन से 23rd पेयर में। कहोगे सर बढ़ेगा 23rd पेयर में, बताओ सर 21st पेयर में। यही तो आपको याद रखना है, 21st पेयर में। ठीक है, वहीं अगर क्लीनफेल्टर्स की बात करेंगे, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम की, इसमें भी बढ़ेगा लेकिन 23rd पेयर में। बात समझ में आ रही है, 21वें में बढ़ेगा और 23वें में। जैसे इसमें 23वें पेयर में एक की कमी हो जा रही है, एक कमी हो रही है यहाँ पे। ठीक है, किसमें, टर्नर सिंड्रोम में कमी हो जाती है एक की। ठीक है, क्या होती है भैया, कमी हो जाती है। ठीक है, आइए डाउन सिंड्रोम में बढ़ जाता है 21वें पेयर पे। ठीक है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में बढ़ जाता है 23वें पेयर पे। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, आइए अतिरिक्त अमीनो एसिड टूटकर यूरिया बनाते हैं कहाँ पे, मतलब जो अमीनो एसिड होती है, ठीक है, टूट कर, क्या कह दो, जुड़ कर बनाते हैं। ठीक है, कह दो जुड़ कर बनाते हैं। टूटने का तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जुड़ कर बनाते हैं, ये बताइए। बताइए, आइए भाई देखो, आपके जो फेफड़े हैं, फेफड़े के पास से क्या निकल रहा है, CO2 निकल रहा है, ठीक है। लीवर आपका क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। ठीक है, अमोनिया बना रहा है और यहाँ से CO2 निकल रहा है। अमोनिया और CO2 जब निकलते हैं कहाँ पे, बेसिकली देखो, लीवर अमोनिया बना रहा है, सही है, ठीक है, लेकिन इसी जगह पे लीवर में ही एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं ऑर्निथीन साइकिल, पूछा जाता है। ठीक है, ऑर्निथीन साइकिल, लीवर में ये होता है ऑर्निथीन साइकिल। यहाँ पे क्या होता है, अमोनिया NH3 मिलेगा और CO2 मिलता है, तो यूरिया का निर्माण करता है, यूरिया का निर्माण करता है। NH2 लिख देता हूँ, NH2 CONH2, इसका निर्माण करता है। ये याद रखिएगा, कहाँ होता है, लीवर में होता है। ठीक है, और निथिन साइकिल द्वारा यूरिया का निर्माण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो यूरिया बनी वो किडनी क्या करता है, इसको फिल्टर कर देता है। ठीक है, इसको फिल्टर करने का कार्य करता है ये, याद रखिएगा, इसको फिल्टर करने का कार्य कर देता है ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, आइए स्प्लीन तिल्ली होती है। ठीक है, स्प्लीन को क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग, क्या कहते हैं इसको, सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। अब कहोगे सर सुसाइडल बैग, तो देखो पेपर में ऐसे ही आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, अब सुसाइडल बैग की जब बात आ जाएगी तो लाइसोसोम हमें मारना है, क्योंकि देखो जहां जहां सीधे सीधे क्वेश्चंस दिखेंगे ना, वही हमें दिखाना है। ठीक है, अब देखिए, स्प्लीन को कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। ये पॉइंट आपको इसलिए मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे चीजें गलत होती हैं। जैसे ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान, RBC का कब्रिस्तान, हमारे दिमाग में रहता है कि सुसाइडल बैग हमने भी पढ़ा था, तो हम जल्दीबाजी में वो मार के आते हैं, वही गलत हो जाएगा। सुसाइडल बैग लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है, इससे मत जोड़ दीजिएगा उसे। आइए, रेक्टम, भाई मल आपका इसी के माध्यम से बाहर आता है। ठीक है, ठीक है, मल यहीं से बाहर, या ऐसे कर लो और इसको डिटेल में पढ़ो, तो मल यहीं जमा रहता है, जमा रहता है। जैसे देखो मान लो,
ठीक है। अब ये यहाँ तक आओ, ये क्या है, ये है रेक्टम और ये है एनस। तो भैया एनस से बाहर निकलता है और यहाँ पे क्या होता है, ये रेक्टम, रेक्टम में मल इकट्ठा होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िएगा। यदि कोई व्यक्ति लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है तो वह निम्नलिखित में से किस समस्या से पीड़ित है। मतलब आप अगर 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को अगर आप देख पा रहे हो तो आप किस समस्या से पीड़ित हो। मायोपिया, हाइपर मायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म या नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देके बताइए क्या होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आइए, यहाँ पे बच्चे गलत करेंगे, आंसर इसका नन ऑफ द अबव होना होगा। देखो कैसे, हमारा जो नॉर्मल जो देखने की क्षमता होती है वो होती है मतलब 25 सेंटीमीटर अच्छे से देख सकते हैं। इससे कम पे आता है तो दिक्कत, इससे ज़्यादा पे जाता है तो दिक्कत। अगर हम आपसे बोले जैसे मायोपिया, इसको कहते हैं हम लोग एम के पास एन है, इसको कहते हैं नियर साइटेडनेस, मतलब निकट, ठीक है, मतलब निकट दृष्टि दोष के नाम से इसे हम बोलते हैं। मतलब निकट की चीजें, पास की चीजें क्या होंगी, नाम है निकट दृष्टि दोष, लेकिन निकट की चीजें साफ दिखेंगी, ठीक है, दूर की चीजें ब्लर दिखेंगी। नाम का उल्टा काम है। हाइपर मायोपिया, एच के पास एफ होता है तो फार साइटेडनेस, एच के पास एफ है मतलब फार साइटेडनेस, जिससे हम क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष के नाम से हम इसे जानते हैं। मतलब दूर की चीजें साफ दिखेंगी और पास की चीजें क्या होंगी, ब्लर दिखेंगी। कैसी दिखेंगी पास की चीजें, पास की चीजें ब्लर दिखेंगी। ये पॉइंट आप याद रखिए, एकदम क्लियर कट रखिए इसको, ठीक है। आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इनमें से किसने टीबी रोधी वैक्सीन की खोज की थी। भाई ये तो थोड़ा सा गड़बड़ बना दिया इन्होंने, चलो इन्होंने थोड़ा सा हिंदी वर्जन इसका गड़बड़ दे दिया है, ठीक है। एंटी रैबीज, एंटी रैबीज, ठीक है, लिख लो आप, ठीक है। आइए, चलिए आपके लिए किसको बहुत अच्छा कर देता हूं मैं, इसको हटा लो आप, वेट, ठीक है। अब आप बता लो, चलो अब सही है, चलो अब आप बता लीजिए आंसर, बताइए। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर एंटी रैबीज वैक्सीन, एंटी रैबीज वैक्सीन की खोज किसने की थी, ठीक है। आइए, अगर हम बात करें किसकी, सर देखिए लुइस पाश्चर की, तो सर आंसर तो लुइस पाश्चर ये सही है। अच्छा और भी लिख देते हैं, पाश्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, दूध का पाश्चुरीकरण ये इन्होंने ही दिया था। किसने, एंटी रेबीज की बात करते हैं, ठीक है। एडवर्ड जेनर कहते हैं फादर ऑफ वैक्सीनेशन, इन्हें कहते हैं फादर ऑफ वैक्सीनेशन, मतलब टीकाकरण के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। किसकी इन्होंने बनाई थी, सल स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन इन्होंने दी थी। तो यहाँ से ये तो चीज़ें क्लियर है। रॉबर्ट कोच, आइए दो तीन तीन चीज़ें देखते हैं। एक होता है रॉबर्ट हुक, जिन्होंने कोशिका की खोज की थी, ठीक है। एक है रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। और एक है रॉबर्ट कोच, जिसे जर्म ऑफ द डिजीज की खोज बेसिकली इन्हें माना जाता है, ठीक है। ये बेसिकली कह सकते हो मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी कह सकते हो, उनके जनक ये माने जाते हैं, ठीक है। जैसे जो बैक्टीरिया से संबंधित जो बीमारियां हैं, किससे कौन सी बीमारी होती है, वो देने वाले रॉबर्ट कोच हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ बड़ी कंफ्यूजन होती है, ठीक है। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, फिर आपका इस पॉइंट। आइए, मानव पाचन तंत्र से संबंधित ग्रंथियों के नाम बताइए, ठीक है। मानव पाचन तंत्र से
संबंधित ग्रंथियों के नाम बताइए। बताइए। नेम द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे ग्लैंड से आइए थोड़ा सा समझते हैं। आइए। ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है सलाइवरी ग्लैंड। हाँ बिल्कुल, सलाइवरी ग्लैंड कहाँ है? ये माउथ में है, तो ये सही है, मान लो ये सही है। दूसरा पेनक्रियाज, सर यहाँ पे पेनक्रियाज है। बिल्कुल सर, पेनक्रियाज आपने दो चीजें बताई थी, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन आपका जो है जूसेस निकालता था, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा लाइपेज, ठीक है, सुक्रेज। तो ये सब कौन निकालता है? ये सब सर यही तो निकालती है पेनक्रियाज का एफ कोशिका एक्सोक्राइन वाली। तो ठीक है, ये भी हो जाएगा। अच्छा लीवर, लीवर मैंने बता दिया था, लीवर क्या है आपका भाई? जो यहाँ पे आपको लीवर देखने को मिलता है, लार्जेस्ट ऑर्गन आपको देखने को मिलता है, 1.5 किलो वजन होता है, ये भी याद रखिएगा। यूरिया बनाता है, ठीक है, आपके शुगर को स्टोर करके रखता है, मतलब ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है। तो भाई हम इसमें कहेंगे कि सर पेनक्रियाज भी है। तो सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियाज, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तीनों के तीनों इससे संबंधित हैं। क्लियर? ये जितने भी क्वेश्चन है बड़े ही चुनिंदा क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं, एकदम तगड़े वाले क्वेश्चन। ठीक है, करोगे मजा आ जाएगा। अच्छा इधर आ जाओ। मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों का सही क्रम निर्धारित कीजिए। आप इसका जवाब बताइए, तब तक मैं इसको लिखता हूं। सबसे पहले होता इंजेशन, अंतःग्रहण, डाइजेशन, पाचन, एब्जॉर्प्शन, एशिमिलेशन, जिसे कहते हैं स्वांगीकरण, और ईजेशन। मल परित्याग। अब समझिएगा, इंजेशन का मतलब आप भोजन जैसे ही मुंह में रखते हो वो इंजेशन होता है। जैसे चबाना शुरू करते हो सलाइवा के साथ मिलता है, उसे हम डाइजेशन कहते हैं, पाचन कहते हैं। खाना खाते हो फिर कोशिकाएं एब्जॉर्व करती हैं, उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्व करने के बाद जो आप ऊर्जा खर्च करो, जैसे मैं बोल रहा हूँ लिख रहा हूँ, तो ये ऊर्जा खर्च हो रही है, ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हो, उसे कहते हैं एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। अब उसके बाद जो मल बचता है, ठीक है, मल को बाहर निकालना, वो होता है इजेशन। ठीक है, तो ये प्रक्रिया आप कहाँ देखने को मिल रही है? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। अच्छा, ये जिस प्रक्रिया द्वारा ये पांचों होती हैं, ये उसे कहते हैं मतलब जिसके माध्यम से होती हैं, जिस आपके वेसल्स में होती हैं या जिस लाइन में होती हैं, उसको एक नाल में होती हैं, उसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, आहार नाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसे आहार नाल के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? कोई दिक्कत? लगभग ये 9 मीटर की देखने को मिलती है। ठीक है, 9 मीटर, और अगर देखा जाए तो लगभग 32 फीट। 9 मीटर कह लो या फिर आपके 32 फीट के अप्रॉक्स ये आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक। शरीर के किस भाग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? बताइए, शरीर के किस भाग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। शरीर के किस भाग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन एक दिन मैंने इस तरह के क्वेश्चन सेम आपको कराए थे, पूरा प्रॉपर समझाया था कि कहाँ पे किसका पाचन होता है, कहाँ पे किसका एब्जॉर्प्शन होता है, तो ये गलत मत करिएगा। बताइए। बताओ भाई।
चलिए आइए, देखो भैया, आपको पता है कि जब मैंने बोला था माउथ, सबसे पहले आते हैं माउथ। माउथ से हमने कुछ फैक्ट बोले थे यहाँ पे। सबसे पहले कि जैसे जो पाचन की शुरुआत होती है, देख लो, पाचन की शुरुआत, और वो भी किसकी, वो भी किसकी, कार्बोहाइड्रेट की या स्टार्च की, ठीक है, या स्टार्च की, ठीक है। आइए दूसरा, अगर हम बात करें स्टमक की, स्टमक में क्या होता है भैया, अगर बात करें स्टमक की तो यहाँ पे प्रोटीन का, ठीक है, ये याद रखिएगा, प्रोटीन का पाचन। यहाँ पे आ जाइए, क्या हो गया भैया, प्रोटीन का पाचन, बिना कुछ सोचे समझे प्रोटीन का पाचन। इसे अच्छा एक चीज और यहाँ लिख लो, HCl का निर्माण भी यही होता है। स्टमक 3 भाग में बटा होता है, 3 भाग में बटा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है? अरे स्मेल नहीं होता है मेरे भाई, ये स्मॉल होता है, ठीक है, ये स्मॉल लिख लेना। बाकी पेनक्रियाज मिक्स ग्लैंड है, आपको पता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए स्मॉल है क्योंकि भैया इसकी चौड़ाई क्या है, कम है, व्यास इसका कम है, लेकिन लंबाई इसकी ज़्यादा होती है। लार्ज इंटेस्टाइन, इसका व्यास मैं लिख देता हूँ, नहीं तो तुम कंफ्यूज मत हो जाना कल को। देखो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, व्यास ज़्यादा होता है, व्यास क्या होता है, व्यास ज़्यादा होता है, और इसका जो लंबाई होती है, इसकी लंबाई क्या होती है, कम होती है। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। आइए, पूछा जाता है कि क्यों ये ज्यादा होता है, क्यों ये कम होता है। नाम इसका है भैया छोटी आंत, लेकिन होती लंबी है, किस बेसिस पे, ऐसे पूछा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अच्छा, HCl की ही क्वेश्चन आ गया हो, बहुत अच्छे, बताइए। HCl का ही क्वेश्चन आ गया भैया आपके सामने। इट मेक्स पेप्सिन एंजाइम इफेक्टिव। देखिए, आपको भले लग रहा होगा कि आपको कुछ तैयार नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस आपके दोबारा सामने आते होंगे तो आपको लगता होगा अरे सर ये तो हमने पढ़ रखा है। जैसे ये क्वेश्चन है, आपको याद हो रहा होगा कि जब मैं प्रोटीन की एक्सप्लेनेशन कर रहा तो मैंने ये बताया था कि स्टमक में आपके क्या होते हैं, बेसिकली जब हम बात करते हैं तो 2 तरह के एंजाइम पाए जाते थे। वो अलग बात है कि HCl आपका बन रहा है, एसिड अलग है, ठीक है। हम पढ़े थे कि 2 एंजाइम आपको देखने को मिल रहे थे, एक क्या था, एक था पेप्सिनोजेन, याद आ रहा होगा, एक है आपका प्रोरेनिन। तो आपने ये देखा था कि जो पेप्सिनोजेन में जब HCl मिलता था तो ये पेप्सिन बनाता था, और जब यहाँ पे HCl मिलता था तो ये रेनिन बनाता था। याद आ रहा है कुछ? तो क्या यही तो पूछा गया, इट मेक्स पेप्सिन एंजाइम इफेक्टिव, बिल्कुल, क्योंकि अब यहाँ ये एक्टिव हो गया, अब यहाँ ये एक्टिव हो गया, और ये क्या है, ये इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव है, ठीक है। इट किल्स बैक्टीरिया विच में एंटर इन स्टमक विद फूड। जो हमारे भाई HCl का काम क्या है, तो जो बैक्टीरिया है उन्हें किल करना, ठीक है। तो भैया ये भी सही है सर, बोथ A and B आर सही, मतलब बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। पूछा गया ना कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो पहला दूसरा दोनों के दोनों सही है, ठीक है। आइए, अच्छा अभी बताओ, पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, बताइए। अब सबसे बड़ा भाग पूछा गया है, समझो। पेट तुम्हारा 25 सेंटीमीटर का होता है, तो इसको काट दो, लीवर है नहीं। अब आता है ये मुद्दा, यहाँ पे सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। क्वेश्चन देखो आ गया कि नहीं वैसा। तो पूछा जाता है कि भैया कौन सा सबसे आपका लंबा भाग है, ऐसे पूछा गया ना, कौन सा सबसे लार्जेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। तो आइए, जब भी हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, ये लगभग 6 से 6.5 मीटर लंबा होता है और 1 से 1.25 मीटर चौड़ा होता है, ठीक है।
मीटर नहीं, इंच लिखना, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, 1 से 1.5 मीटर आपका चौड़ा होता है, सॉरी लंबा होता है, और चौड़ाई कितनी होती है, 3 से 3.5 इंच होती है, 3 से 3.5 इंच होती है। तो भैया ये पॉइंट पहले आप ध्यान दो। तो लंबाई को किसकी ज़्यादा है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई आपके ज़्यादा निकल गई। पूछा गया ना सबसे लंबा भाग, या ठीक है, सबसे बड़े भाग की बात करते हैं तो लंबाई से जोड़ोगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर चौड़ाई यही दे देता तो लार्ज इंटेस्टाइन को आप मारते, ठीक है। अगर ये बोलेगा कि चौड़ा भाग तो आप बताएंगे लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अगर ये बोलेगा चौड़ा तो ये आप लार्ज इंटेस्टाइन ही लगाएंगे, और कोई ऑप्शन आपके पास फिर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए, अच्छा भोजन का, ये देखो ये क्वेश्चन आपको सब एक्सप्लेन किया हूं मैं। भोजन का पूर्ण पाचन निम्नलिखित में से किन अवस्थाओं में होता है, बताइए। भोजन का जो पूर्ण पाचन होता है वो निम्नलिखित में से किन अवस्थाओं में होता है। भोजन का कंप्लीट पाचन, मैंने बोला था कि जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें क्या होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, ठीक है, और कंप्लीट डाइजेशन, मतलब संपूर्ण पाचन, मतलब संपूर्ण पाचन इसमें आपको देखने को मिलेगा। मेरे भाई हुआ क्या, इस आंसर सीधे सीधे हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें दो चीज है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आपको इलियम वाले भाग में मिलेगा, पूछा जाता है। संपूर्ण पाचन आपको डुओडेनम में देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। डुओडेनम, जेजुनम, इलियम। डुओडेनम में पूरा एब्जॉर्प्शन आपको संपूर्ण दिखेगा, फिर आंशिक रूप से जो होता है लगभग 95% कह सकते हो आप कि इलियम में होगा, बाकी जो रेस्ट अमाउंट होगा 5% वो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर, मेडिसिन, अल्कोहल, ये सब आपको एब्जॉर्प्शन इनका देखने को मिलेगा आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। पेनक्रियास, मिक्स ग्लैंड है, स्टमक में आपके प्रोटीन का पाचन शुरू होता है, ये सही पॉइंट याद रख लीजिएगा। अच्छा, यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस का कार्य क्या है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस सिक्रेटेड बाय लीवर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस सिक्रेटेड बाय लीवर, बताओ। बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है जो लीवर द्वारा सिक्रेट होता है, देखो सिंपल से, जो आपका भोजन है HCl जुड़ा होगा, मैं कह रहा हूं आपके फूड के साथ HCl जुड़ा होगा, मतलब इसने निर्माण कर लिया किसका, काइमा का निर्माण कर लिया है, मानते हो। इसने किसका निर्माण कर लिया, काइमा का निर्माण कर लिया, ठीक है। काइम जिसे कहते हैं, ये एसिडिक है, तो भैया इसके साथ जब तक जैसे ही बाइल जुड़ेगा, क्योंकि क्या है एल्कलाइन नेचर का है, अब ये क्या करता है, ये जाके आगे न्यूट्रल बनाता है। आपने पढ़ा होगा कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो न्यूट्रल बनता है। तो आपका जो खाना है बोलस, जो काइमा बना है जो एसिड के साथ जुड़ के, उसके साथ जैसे ही आपका जुड़ेगा बाइल, वो तुरंत आपका न्यूट्रल देगा, तो इट मेक्स द फूड एल्कलाइन, ये भोजन को एल्कलाइन बनाता है। और इसका मेन अगर फंक्शन आप देखोगे, ठीक है, अगर इसका मेन फंक्शन आप देखोगे, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो याद रखिएगा, जो बाइल होता है ना, बाइल भी एक काम करता है, क्या, अच्छा कलर कैसा होता है, येलो होता है, क्यों होता है, बिलुरबिन के कारण, लिख लो पहले, बिलुरबिन के कारण कैसा होता है सर, ये येलो देखने को मिलता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी की अधिकता हो जाएगी तो आपको जॉन्डिस हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसका जो अगर हम बात करें कि सर ये फैट का क्या करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन, अब ये क्या होता है बताता हूँ। मल्सिफिकेशन मतलब होता है पायसीकरण, ठीक है। अब ये क्या होता है पायसी का, जैसे मान लो आपको मैंने फैट दिया, ये आपका इतना बड़ा फैट है मान लो, ठीक है, ये देखो, हिस्से में तोड़ दिए इसको, तो
तो आपने क्या किया, फैट का एमल्सिफिकेशन, ये पाइसीकरण आपने फैट का किया, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना। लेकिन इसी फैट को पचाता कौन है, क्वेश्चन पूछा था। अगर मैं बोल दूं इसी फैट को पचाने का काम, फैट को पचाने का काम कौन करता है, याद रखिएगा, लाइपेज करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक। अच्छा, शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ, या अगर कभी आपसे कह दे कठोर भाग भी कह दे, ठीक है, कठोर भाग भी कह सकता है, तो याद रखिएगा दोनों का जवाब एक होगा। उसका नाम होता है इनेमल, उसका नाम होता है इनेमल। दंत वल्क कहते हैं इसे, लिख दो क्या कहते हैं, दंत वल्क के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। क्या बोलते भैया मेरे, दंत वल्क के नाम से इसे हम जानते हैं, ठीक है। आंसर क्या हो गया, इनेमल। ये क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फोट, कैल्शियम फॉस्फेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, प्लस कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, याद रखें आप ये, ठीक है। अच्छा, हमारे शरीर के किस हिस्से में भोजन अवशोषित होता है, भाई अभी 2 क्वेश्चन पहले तुम्हें समझाया था, ये बहुत अच्छे से समझाया था। तो पूछा गया है आपसे, हमारे शरीर के किस हिस्से में भोजन अवशोषित होता है, अवशोषित होता है। तो आपको पता है अगर भोजन अवशोषित की बात करें, ठीक है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी गेट एब्जॉर्ब, तो हम हमेशा एक ही नाम लेंगे सर, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों, क्योंकि इसमें सर 95% भोजन क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, अवशोषित होता है। लेकिन लेकिन किस हिस्से में, इलियम वाले हिस्से में, ये भी पॉइंट आपको याद रखना। इसमें सिर्फ क्या होता है ना सर, 5% एब्जॉर्ब होता है, 5% एब्जॉर्ब होता है सिर्फ। तो भाई स्मॉल इंटेस्टाइन याद रखिएगा, चाहे पाचन की बात हो चाहे एब्जॉर्प्शन की बात हो, स्मॉल इंटेस्टाइन आप सबसे पहले उसका नाम लेंगे, ठीक है। आइए, यकृत में कार्बोहाइड्रेट, मैंने बोला था ना, यकृत में कार्बोहाइड्रेट मतलब आपके ग्लूकोज जमा होता है, देखो संग्रहित होता है ना। लेकिन अब आपसे ये पूछ दिया किस रूप में, तो आप कल की क्लास अगर देखेंगे या लास्ट लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किस रूप में होता है, ये आपसे पूछ दिया गया है। तो याद रखिएगा कि द अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर्ड इन द लीवर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो आप ग्लूकोज लेते हो, आप ग्लूकोज खाते जा रहे हो, मिठाई खाते जा रहे हो, तो सब मिठाई पहले कन्वर्ट होगा ग्लाइकोजन में, ठीक है, ग्लाइकोजन जो कि एक पॉलीसेकेराइड है। अब इसका तुम इस्तेमाल नहीं करोगे तो क्या होगा पता है भाई, जब इसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो यही आगे जाके किस में बदल जाएगा, फैट में। तभी कहते हैं भैया फैटी लीवर हो गया, क्योंकि लीवर में चल रहा है ये, ठीक है। अब ये जो हो रहा है किसकी मदद से हो रहा है, इंसुलिन की मदद से हो रहा है। तो क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा है, ठीक है, कि ये बताओ किस फॉर्म में सर, ग्लाइकोजन के रूप में। तभी तो कहते हैं कि जानवरों की संचित ऊर्जा, जानवरों में जो संचित ऊर्जा होती है ना, जानवरों में जो संचित ऊर्जा होती है, ठीक है, वो क्या होती है, तो यही तो होती है, ग्लाइकोजेन ही तो होती है, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है, याद रख लेना, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। आइए, ठीक है, ये भी देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा हमारे टाइपिस्ट गलत है, बट कोई बात नहीं, चलता रहता है, इतना तो आम बात है ना। आइए, आइए छोटा सा, हु डिस्कवर्ड सेल इन 1665, 1665 में सेल की खोज किसने की थी, ठीक है, मैंने बता रखा था बहुत अच्छे से, ठीक है। पहले इसका नाम पड़ा था सेला, बाद में इसी को इन्होंने बोल दिया सेल। पहले बोला सेला, फिर बाद में इन्हीं का नाम इन्होंने रख दिया क्या, सेल रख दिया, ठीक है। अब रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट क्रुक, अरे नहीं सर रॉबर्ट क्रुक नहीं, ठीक है, डेविड थॉमसन नाना, ठीक है सर, रॉबर्ट हुक। अगर बोल दे आपसे रॉबर्ट ब्राउन, न्यूक्लियस की खोज, ठीक है, याद रखिएगा, ये सब गलत मत करिएगा, आसान क्वेश्चन है सभी।
उस ऑर्गेनल्स का नाम बताइए जो कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं के प्राथमिक पैकेजिंग के क्षेत्र में। मैंने बोला था कि मदर ऑफ द सेल या ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल का काम क्या होता है, पैकेजिंग करके, प्रोटीन फैट का पैकेजिंग करके उसको आगे बढ़ाना। ठीक है, तो भैया बढ़ाने का कार्य सिर्फ एक ही करता है, गोल्गी एपरेटस करता है, जिसे गोल्गी काय के नाम से जानते हैं आप। ठीक है, या इसको आप गोल्गी काय के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, गोल्गी काय, गोल्गी काय के नाम से जानते हैं, और यही को मदर ऑफ सेल या ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। वैक्यूल, वैक्यूल में क्या होता है ना, बेसिकली कह सकते हो इसको आपकी एक पैकेट कह सकते हो। जैसे मान लो वैक्यूल्स की बात करें तो प्लांट में आपको पता है वैक्यूल्स आपको पाए जाते हैं, बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं जिसमें क्या होते हैं, सभी स्टोर हो जाते हैं। वैक्यूल्स में क्या करते हो, भोजन को स्टोर आप कर देते हो। ठीक है, तो ये वैक्यूल्स है, रिक्तिका कहते हैं इसको हिंदी में। प्लास्टिड, प्लास्टिड यहाँ थोड़ा सा देख लो, प्लास्टिड, प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं। कहोगे सर कैसे, ये देखो, ल्यूकोप्लास्ट जो सफेद कलर देता है, क्लोरोप्लास्ट जो हरा कलर देता है, और तीसरा क्रोमोप्लास्ट जो रंग विभिन्न कलर देता है, जो विभिन्न कलर देता है, ये याद रखिएगा। ल्यूको सफेद, क्लोरो हरा, क्रोमो सभी रंग जो प्रदान करते हैं रंगीन, वो होते हैं ये। तो प्लास्टिड याद रखिएगा। क्लियर, चलिए। किचन ऑफ द सेल किसे कह देते हैं सर, इसी को कह देते हैं किचन ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भाई मेरे पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। क्या चीज सर, पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, आइए। कोशिका की सबसे बाहरी सीमा का नाम बताइए। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये अपूर्ण है, पूरा नहीं है, लेकिन ये आया होगा किसी न किसी पेपर में। ठीक है, अब आइए मोस्ट बाउंड्री। तो देखो जब ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप हमेशा किसको लेके चलेंगे, ऑप्शंस को लेके चलेंगे। नन ऑफ द अबव दिया है, रहने दो, लेकिन ऑप्शंस लेके चलेंगे। नेम द आउटर मोस्ट बाउंड्री। जब आप देखो, जब ऐसे केस में जब ऑप्शंस दिए हों तो आप वही लगाएंगे, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं और किया भी हूं। जब भी बात करें, ठीक है, आउटर मोस्ट, 3 चीज में याद रखिएगा। आउटर मोस्ट जब भी बात करें तो हमेशा याद रखिएगा सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति, इसे कहते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है, अच्छा, अब इसको आप याद रखिएगा, ये 3 में पाई जाती है, ये 3 में पाई जाती है। कौन कौन सी, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 में पाई जाती है। किसमें किसमें, सबसे पहले याद रखिएगा प्लांट में, इसकी बनी होती है सर सेलुलोज की बनी होती है। दूसरा बैक्टीरिया में, इसकी बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। तीसरा फंगस, इसकी बनी होती है काइटिन की बनी होती है। सिर्फ इन 3 में आपके आउटर मोस्ट सेल जो बाहरी होते हैं सेल वॉल कहते हैं, और बाकी सब में जो बाहरी लेयर होगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। ऑप्शन में दिया है तो आप बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेके चलेंगे, नहीं तो अगर ये दे दिया होता स्पेशलाइजेशन इन प्लांट सेल, तब आप लगाते क्या, नन ऑफ द अबव। इन एनिमल सेल आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है। ठीक है, आइए। अच्छा, ये देखो, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें कोशिका द्वारा पदार्थ का अंतर्ग्रहण प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से किया जाता है। अब समझो, ये मान लो आपका प्लाज्मा सेल वॉल है और ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। पूछा गया है कि नेम द प्रोसेस इन विच द इंजेक्शन ऑफ मटेरियल बाय द सेल। सेल जो है इंजेक्शन करता है, जब अंतर्ग्रहण करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो किस प्रोसेस द्वारा करता है, इंजेक्शन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस या एंडोसाइटोसिस। तो देखो, जब आपके अंदर ले रहा है और किस प्रोसेस द्वारा, तो याद रखिए सर एंडोसाइटोसिस द्वारा ये ग्रहण कर रहा है। ठीक है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये है आपका सेल वॉल।
ठीक है, याद रखिएगा। डिफ्यूजन जब भी कभी आए तो बहुत फेमस उदाहरण है, ये याद रख लेना आप। कौन सा? जब भी स्प्रे का नाम सुना होगा, ठीक है, डिओड्रेंट, वो इसी पे काम करता है, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, अगर आप के दिमाग में आ रहा है सर ऑस्मोसिस अगर मान ले पौधों से संबंधित हम कहाँ लगा सकते हैं, तो याद रखिएगा जब मान लो ये आपका पौधा है, ये कहीं ना कहीं मिट्टी से पानी ले रहा होगा, मिट्टी से पानी ले रहा होगा, ये ऑस्मोसिस द्वारा लेता है, ठीक है, लेकिन जब यही ऊपर पानी चढ़ता है तो ये कैपिलरी द्वारा चढ़ता है, दोनों में अंतर है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा दोनों पॉइंट पूछा जाता है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य ऑर्गेनल के बारे में सही नहीं है, ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट अबाउट द ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स के बारे में सही नहीं है जो कोशिकांग होते हैं, इसे सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, कोशिका अंग मतलब कोशिकांग, कोशिका का अंग, ठीक है, दे आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, अच्छा देखते हैं सर, ठीक है, पूछा ना कौन सा सही नहीं है, अच्छा ठीक है, ये तो सही है, दे कोऑर्डिनेट टू प्रोड्यूस द सेल, ठीक है, दे आर स्मॉल साइज एंड मोस्ट इंटरनल, सही है, अच्छा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सर ये कैसे कह सकते हैं आप, अच्छा आओ इधर आओ, तुम्हें इधर बताएं, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है भाई, अगर हम बात करें जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें न्यूक्लियस डेवलप ही नहीं होता है, तो हम यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब पूछा दे आर फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही पाया जाता है, ठीक है, तो ये रहा आज का आपका सेशन, आशा करता हूँ मस्त रहा होगा, मजा आया होगा, ठीक है, क्लास लेने में अच्छा लगा होगा, ठीक है, चलिए, ठीक है, आइए, तो याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, ठीक है, और इसी तरह मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहिए, ठीक है, थैंक यू।